तो मैं कह रहा था कि जीवन में हमारे पास दो कीमती चीजें होती हैं, अमूल्य चीजें हैं। एक हमारा समय और एक हमारा ध्यान। हम जिसे भी ये दो चीजें देते हैं, समय और ध्यान, वो हमारा हो जाता है। किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, पेरेंट्स की सेवा को, हम आध्यात्मिक परसुएट में मोक्ष की इच्छा के लिए समय और ध्यान देते हैं। हम अपने बिजनेस को समय ध्यान देते हैं, हम नौकरी को समय ध्यान देते हैं, लेखन को, पाठन को ध्यान देते हैं। जिसे भी हमने दो चीजें दी, समय और ध्यान, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। क्योंकि फिर पूरी कायनात आपको आपके उद्देश्य से मिलाने में लग जाती है। तो इस कोर्स में जब अपना कीमती समय मुझे दे रहे हैं, तो मैं ये मेरा प्रयत्न रहेगा और ये मेरी निवेदन भी है कि आप ध्यान भी अपना जरूर दें। और जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो आपको बताया जा रहा है, हो सकता है कुछ चीजें सर के ऊपर से जाती प्रतीत होती हैं, पर धीरे धीरे वो चीजें आपको समझ आने लगेंगी। तो जो एक वीक में दो ही क्लास होंगी, उसके बीच का जो समय होगा, मेरा निवेदन रहेगा कि आप गहराई से चीजों का अध्ययन करें। आप लोगों को सबके पास सेतु रमन जी की बुक होगी, नहीं होगी तो मैं उसका लिंक ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जब भी खाली समय मिले उसको पढ़ें। कुछ चीजें मैं भी आपसे शेयर करूंगा। कुछ लोग जो आपके पास कुछ कीमती चीजें हैं, तो आप भी उसे शेयर कर सकते हैं ग्रुप के ऊपर। ऐसी कोई बात नहीं है, बिना सही गलत की चिंता करें। आपके पास अगर न्यूरोलॉजी से कुछ रिलेटेड है तो आप भी उसे शेयर कर सकते हैं। आप लोगों में से कोई इंट्रोडक्शन अगर देना चाहे, अपने बारे में बताना चाहे तो बता सकते हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। हाँ जी सर, मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है जी, बताएं आप। हाँ जी, मेरा नाम रजनी है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, पीतमपुरा से। आवाज आ रही है सर? जी जी, आप वहां गई थी ना माता जी के दरबार में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर आने के बाद आपसे बात हुई थी मेरी। हाँ जी। तो मैं आपसे ये पूछना भी चाह रही थी कि जैसे मेरा 25 अक्टूबर बर्थ डेट है, तो 7 नंबर तो मेरा बर्थ से ही है, मेरा CN नंबर। लेकिन मेरा ओकल्ट में लास्ट ईयर से इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया इस चीज। मेरे को पहले ओकल्ट का मीनिंग भी नहीं मालूम था, बस लास्ट ईयर से ही इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों हुआ मुझे। और मैं अब ये इसमें डीप में जाना चाह रही हूँ हर चीज में। ये जो सौंदर्यपूर्ण बीमारी है, ये जो एक अच्छी बीमारी है, ये किसी को भी लग सकती है। 7 नंबर को आसानी से लगती है, बाकी नंबर को थोड़ा प्रयत्न से लगती है। पर ये ईश्वरीय कृपा किसी पे भी हो सकती है। और जैसे हम क्लास में इस कॉन्फ़िगरेशन में बैठे हैं, आप इसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन ना समझें, अनायास ना समझें इसे कि कुछ होना था तो हो गया। दरअसल ये सब ईश्वर की प्लानिंग होती है, प्रकृति की प्लानिंग होती है। और हम में से हर किसी को ईश्वर कुछ कार्यों के लिए चुनता है, जब हम इसका अवसर देते हैं। अगर हम तामसिक प्रवृत्तियों में बिजी हैं, तामसिक प्रवृत्तियां कौन सी होती है? नशा करना, पैसे के लिए पागल रहना, दूसरे का नुकसान करके अपना फायदा देखना, लालच में पड़ना, नशीली वस्तुओं का सेवन करना। इस प्रकार की जो टेंडेंसीज हैं, तामसिक प्रकृतियां हैं। तो ये ऐसा ही है जैसे खराब लोहे को चुंबक नहीं पकड़ती है, पर जैसे ही अपना बर्तन साफ करते हैं, तो जो भगवत कृपा है वो निश्चित रूप से आपको पकड़ती है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप ओकल्ट में इंटरेस्टेड हैं। लोग पता नहीं किस किस चीज में इंटरेस्टेड हैं आजकल। और ऐसे भी लोग हैं जो ओकल्ट जैसी चीजों में, जहां वो सात्विक हो सकते थे, जहां वो सेवा कर सकते थे और कमा भी सकते थे, वहां उसे रजस और तमस की तरह लोगों को लूटने में लगे हैं। आप उसका हिस्सा नहीं है, इसके लिए आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और ओकल्ट में अगर आपका इंटरेस्ट आया है, तो मैं यही कहूंगा कि ये जो है एटॉमिक एनर्जी की तरह है, E=mc²। इसे आप गलत तरीके से देखिए। यूरेनियम का अगर 1 ग्राम का टुकड़ा आपकी जेब में पड़ा है, तो ये शहर को बर्बाद भी कर सकता है और पूरे शहर को बिजली भी दे सकता है। तो जो शक्ति है, जो पावर है, जो ताकत है, उसको हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। ऑकल्ट में जब आप हैं, तो आप ये जिम्मेदारी अपने से कह रहे हैं कि हम ये जिम्मेदारी वहन करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हम इस यूरेनियम के टुकड़े को अच्छे से यूज करेंगे। और अगर ईश्वर देखता है कि आपका एटॉमिक रिएक्टर सेफ है लोगों के लिए, तो वो ये ताकत आपको दे भी देता है। मैं, आप या कोई भी, हम सब पाइप की तरह है। पाइप में से ईश्वरीय कृपा निकलती है। जैसे किसी पाइप में से अगर पृथ्वी के अंदर से पानी आ रहा हो, तो बच्चे को ये लगता है कि ये पाइप ना पानी पैदा करता है, मगर वो आता कहाँ से? पृथ्वी से। आ किससे रहा है? सबमर्सिबल की पावर से रहा है। लेकिन अज्ञानी लोग क्या समझते हैं, मेरे जैसे लोग, कि शायद ये मेरे अंदर से आ रहा है। ये किसी के अंदर से नहीं आता, ये ईश्वरीय कृपा है। जितना आपका बर्तन साफ होगा, उतनी अच्छी आपके अंदर से ये प्रकट होगी। कोई और कुछ कहना चाहेगा? गुरुजी प्रणाम। गुरु जी मैं कहना चाहती हूँ। गुरुजी मैं कहना चाहती हूँ इकबाल कौर।
हाँ जी, इकबाल जी बताएं। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इतनी अच्छी तरह से जो स्टार्टिंग बेसिक था वो सिखाया, और अभी जो सिखा रहे हैं वो भी। सर, मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं 10 साल पहले इस लाइन से जुड़ी थी, लेकिन जी उतना नॉलेज नहीं था, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है। मेरे पास, अगर आप देख रहे होंगे, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, और मैं ये किताबें सारी पढ़ती हूँ, और मुझे बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन बीच में मेरा लिंक जो है वो सब छूट गया था। लेकिन अभी फिर से मेरे अंदर ये भावना जागृत हुई कि मैं इस क्षेत्र में कुछ करूं। और लकीली मैंने, भगवान की दया से, आपका वीडियो मुझे देखने को मिला। और सबसे पहले मैंने बच्चों को बोला कि मैं सर से सीखना चाहती हूँ और आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि आप इतनी अच्छी तरह से हमें सिखा रहे हैं। जितने भी हम लोग, सब लोग हैं यहाँ पर, वो सभी एक ना एक दिन बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजी जरूर बनेंगे सर। ये आशीर्वाद है सबके लिए, ये सबके लिए आशीर्वाद, और यही सबसे सुंदर है। मुझे भी दें आप ये आशीर्वाद। थैंक यू सर। थैंक यू। आप तो वही सर, आप तो हमारे गुरु हैं। आपने हमें आशीर्वाद देना चाहिए। भले नहीं नहीं, एज मैं, मायने नहीं रखती है, एज मायने नहीं रखती है, लेकिन गुरु जो होता है वो छोटा भी हो सकता है। हाँ बस मुझे आशीर्वाद ये दे कि मेरा पाइप थोड़ा और साफ हो जाए, ताकि मैं रुकावट कम बनूं ईश्वरीय कृपा में। अभी जो मैं बीच बीच में अपना कुछ जोड़ देता हूँगा, अपने आप को कुछ समझ के, तो वो भी मैं कम करूं धीरे धीरे, और जो उसका ग्रेस है वो सीधे आपके पास आए। कल का थोड़ा रिवाइज करेंगे। कल जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि, आज ये बड़ा क्यों आ रहा है ज्यादा? ओके, मुझे अभी ज्यादा यूज करना आता नहीं है, तो ये बीच बीच में गड़बड़ हो जाता है उससे। ओके, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि सत रज तम के नाम से तीन तरह की प्रकृतियां हैं, और तीन, छह और नौ नंबर जो होते हैं वो आपके सेवियर्स होते हैं, वो आपके गुरु होते हैं, ढाल होते हैं, एक, दो, चार, पांच और सात, आठ नंबर के लिए। फिर हमने अलग अलग पर्सनैलिटीज की बात की थी कि सात्विक, राजसिक, इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटीज, और ये मिक्स होकर किस प्रकार की पर्सनैलिटीज को बनाती हैं, ये आपने रिकॉर्डिंग में भी देख लिया होगा। और दुनिया में जितने भी लोग आपको मिलते हैं वो बेसिकली इन तीन या तीन के कॉम्बिनेशन, जो टोटल 10 प्रकार के होते हैं, इनमें से ही कोई ना कोई व्यक्तित्व होता है। जब मैं बात कर रहा हूँ पर्सनैलिटीज की, तो मैं टाइप ऑफ माइंड की बात कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ। जब आप तीन गुणों से, जिन्हें हम दोष भी कहते हैं आयुर्वेदा में, दोष किसी कारणवश कहते हैं, कफ, पित्त और वात। शरीर के लेवल पे वो तीन चीजें, कफ, पित्त, वात, अलग से आती हैं, जो आयुर्वेद के साइड में थोड़ा चला जाता है। और मन के स्तर पे सत, रज और तम, ये तीन गुण आते हैं। इन तीन गुणों के बाद 4 डायमेंशन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। 2 मिनट के लिए बात करूंगा कि मनुष्य के जीवन की 4 डायमेंशन है, कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो डायमेंशन है, जैसे धर्म आपका क्या है? धर्म किसे कहते हैं? धर्म कहते हैं कि जैसे पानी का गुण धर्म क्या है। पानी जब सॉलिड होता है, जब वो आइस होता है, बर्फ होता है, तो वो एक जगह पड़ा रहता है। जब वो लिक्विड बन जाता है, तो उसका गुण धर्म क्या होता है कि वो हमेशा लेवल मेंटेन करता है, गहरी जगह हो, ऊंची जगह हो, एक लेवल पे रहेगा। और पानी जब वायु की स्थिति में आता है, पानी जब भाप बन जाता है, वेपर बन जाता है, तो वो पृथ्वी छोड़ के आकाश की तरफ जाने लगता है। तो ये गुण धर्म होता है किसी भी चीज का। ऐसे ही धर्मा बोलते हैं गुण को, धर्म को बोलते हैं कि व्यक्ति की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कोई व्यक्ति, हमें पढ़ाया जाता है कि सदा सदा सत्य बोलो। तो ये सत्य बोलना क्या है? ये धर्म है। जैसे कोई हमें पढ़ाता है कि मानवता की सेवा करो, जैसे हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम, तो ये धर्म की बात है। जैसे आप किसी को ये समझ के कि ये मेरा है, उसके साथ आप अच्छा व्यवहार करें, और किसी के साथ ये समझ के कि ये मेरे धर्म का नहीं है, मेरी जाति का नहीं है, मेरे देश का नहीं है, उसके साथ दुर्व्यवहार करें। वसुधैव कुटुंबकम, या संपूर्ण मानवता को छोड़ के आप लोगों में अगर किसी वजह से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये अधर्म है। तो धर्म की डेफिनेशन ऐसे दी गई है। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है इनकम और एसेट्स जो आपके पास है। तो अगर आप अर्थ कमाना चाहते हो, तो उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है? धर्म है। धर्म से आप कमाओ, परिश्रम से कमाओ, मेहनत से कमाओ, सत्यनिष्ठ होकर कमाओ, ईमानदार होकर कमाओ। तो जो अर्थ बनेगा धर्म के बाद, वो एक आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएगा, शांति लेकर आएगा,
शुगर, बीपी और ऐसी बीमारियां नहीं लेके आएगा कि चार चार मकान खड़े कर लिए रिश्वतबाजी करके, और खाने की ना तो उन मकानों में रहने की स्थिति है, अस्पताल में रहते हैं, और ना कुछ खाने की स्थिति है क्योंकि शरीर ने खाना बंद कर दिया। ऐसा जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपने अर्थ को धर्म के साथ कमाया है तो वो आपके काम आएगा जीवन में, और समृद्धि लेकर आएगा, मन में शांति लेकर आएगा। काम जो होता है, काम किसे बोलते हैं? काम बोलते हैं इंग्लिश में कंजम्पशन को। कंजम्पशन में मीन्स अपने सेंसरी प्लेजर के लिए आप जो भी करते हैं, जो आपने धर्म कमाया है उसका 20% हिस्सा अगर आप काम पे खर्च करते हैं, आप क्लब में जाते हैं, आप फैमिली के साथ टूर पे जाते हैं, आप मूवी देखने जाते हैं, आप बड़ा सा टीवी खरीद के लाते हैं, है ना, आप कोई त्योहार मनाते हैं, आप कॉलोनी में एक फंक्शन करते हैं, एक पार्टी करते हैं, आप कोई डांस पार्टी डीजे बजा के करते हैं, तो ये सारी चीजें काम की श्रेणी में आते हैं। तो अगर आपने धर्म के साथ पैसा कमाया है तो उसका एक हिस्सा आप काम में लगा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर आपने इन तीनों डायमेंशन को बहुत अच्छे से मैट किया है तो चौथी जो डायमेंशन है, जो मोक्ष की डायमेंशन है, वो आपको जरूर मिलेगी। तो इन चारों को जो बताने का पर्पज है, मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं जब आप अस्तित्व के, एग्जिस्टेंस के सबसे बेसिक क्वेश्चन से रूबरू कर होते हो, और वो क्वेश्चन क्या है? हु एम आई, वाई आई एम हियर ऑन दिस प्लेनेट। मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, मैं यहाँ हमेशा क्यों नहीं रहता, मुझे यहाँ जो भी मिला है वो शायद इसलिए मिला है कि यहाँ से कोई साथ लेकर नहीं गया, क्योंकि इस प्लेनेट पे कोई चौकीदार नहीं है, फिर भी कोई सुई भी नहीं ले जा सकता यहाँ से। तो ये हम यहाँ पे विजिटर्स हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम यहाँ मेहमान हैं। अगर हम यहाँ के होते तो हमेशा रहते, पर हम रहते नहीं हैं, आते हैं और चले जाते हैं। हम कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं? क्या हमें बार बार आना पड़ता है? और अगर आना पड़ता है तो ऐसा कैसे हो कि बार बार ना आना पड़े? हम जब पैदा हुए हमें क्यों याद नहीं है? तो इन बेसिक क्वेश्चंस को जब आप जीवन में ढूंढना चाहते हैं तो इसको मोक्ष कहते हैं। इसका किसी संप्रदाय से मतलब नहीं है कि आप किस प्रकार के फेथ सिस्टम को फॉलो करते हैं। मोक्ष आत्मा की एक इच्छा है, ईश्वर के उस अंश से जुड़ने के साथ, जो मैंने कल बताया था, इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से एक फाइनाइट कॉन्शियसनेस ब्रह्म पैदा हुए, और उन्होंने अपने बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से तोड़ के ब्रह्मा जी को दे दिए कि जाओ इनको शरीर देकर दुनिया में भेजो। तो हमारी जो लॉन्गिंग है आत्मा की, जो हम पांच तत्वों के शरीर में रह रहे हैं, जो हमारी लॉन्गिंग है बार बार अलमाइटी की तरफ, ईश्वर की तरफ, अकाल पुरुष की तरफ, अल्लाह की तरफ, ईश्वर की तरफ, वो बार बार हमारे अंदर से जो आती है वही मोक्ष है। तो जीवन की ये चार डायमेंशन है। और आपके पास जब भी कोई आएगा व्यक्ति, कोई भी न्यूमरोलॉजी में किसी सॉल्यूशन के लिए आपके पास आएगा, तो उसे इनमें से किसी एक का सॉल्यूशन चाहिए होगा। ज्यादातर लोग आपके अर्थ और काम के विषय में ही आएंगे, क्योंकि 99% लोग जीवन के उद्देश्य को केवल यहीं तक देखते हैं, है ना, ये रज और तम वाला पार्ट है, तो यहीं तक देखते हैं लोग जीवन के उद्देश्य को। मगर कभी कभी धर्म और मोक्ष वाले लोग भी आ जाते हैं। तो इन चार डायमेंशन से रिलेटेड लोग ही आपको आएंगे। और आपको जो न्यूमरोलॉजी का कोर्स सीखना है, इन चार डायमेंशन के बारे में ही हमेशा पता करना है कि मेरे पास इन चारों डायमेंशन का अपने लोशो ग्रिड से, अपने वैदिक ग्रिड से, अपनी न्यूमरोलॉजी से किस प्रकार से इन चारों का सॉल्यूशन या आंसर मिलता है। इसके बाद हमने पांच एलिमेंट की बात की थी कल, और बताया था कि कैसे जो है हमारी गैलेक्सीज, हमारा सोलर सिस्टम, हमारे स्टार्स, हमारे प्लैनेट्स, हमारे क्रिएचर्स, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यू, सेल, माइक्रो और मैक्रो, छोटी से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव, छोटे से छोटा जीव और ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब पांच तत्वों से मिलकर बना है। तो ये पांच तत्व शुरू में पैदा होते हैं और फिर पांच तत्व विलीन हो जाते हैं। कैसे? जो पृथ्वी होती है उसे जल निगल जाता है, डुबो देता है, ध्यान से सुने इसको। पृथ्वी को जल निगल जाता है, जल को अग्नि सुखा देती है, अग्नि को वायु उड़ा लेता है, और वायु को आकाश निगल जाता है, और इस प्रकार जो जहां से प्रकट हुआ था सब वैसे ही खत्म हो जाता है। तो पांच तत्वों की जो यात्रा है वो ऐसी यात्रा है। तो हमारे शरीर, जीवित और मृत्यु, सब चीजें पांच चीजों से बनी है। तो अगर आप जीवन को ध्यान से देखें तो ये एक से प्रकट हुआ, एक से ये आया, तीन में, तीन से पांच में आया, पांच से सात में जाएगा, सात से नौ में जाएगा, और इस प्रकार जीवन का ताना बाना इन्हीं विषम संख्याओं के आसपास बुना गया
है ना। द फैब्रिक ऑफ लाइफ इज वोवन अराउंड दिस ऑड नंबर्स। और इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं आपके इन दो ऑड नंबर को जोड़ने वाले नंबर, बेसिकली सपोर्टिंग नंबर्स, जो इनके बीच में एक सीमेंट या ईंट की तरह रखे जाते हैं और इनको जोड़कर एक सुंदर सी सीरीज बना देते हैं, जो दुनिया आपको इतनी खूबसूरत नजर आती है। तो हम जो स्टडी करेंगे मेनली वो बेसिकली ऑड नंबर्स को करेंगे, है ना। जैसे अब फोन नंबर में भी क्या करेंगे, कोशिश करेंगे ऑड नंबर्स को लेकर आएंगे, क्योंकि जब आप अल्टीमेटली किसी चीज को जोड़ते जाते हो, आपके पास जो प्राइम नंबर्स बचते हैं वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं। एक है, तीन है, पांच है, सात है, तो ये सारे ऑड नंबर्स। तो इन पांच तत्वों के बारे में बात की थी। पांच कोश जो आत्मा के ऊपर रखे गए हैं, है ना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, और इसके अंदर जो जीवात्मा होती है, और ये सब होता है परमात्मा के अंदर। इस विषय पे हमने बात की थी कि आनंदमय कोश हमारा आकाश तत्व से बना है, विज्ञान में कोश आकाश और तेज से बना है, मनोमय कोश में वायु और लग जाती है, और प्राण में कोश में वाटर और लग जाता है, और अन्य में कोश में आपको अर्थ और लग जाता है। इस प्रकार से ये पांच तत्वों से ये शरीर अन्नमय कोश बनता है, जो आंखों से दिखता है। एक आपको मुझे की बात बताता हूँ कि शरीर को आप क्यों देख पाते हैं, मैं आपके शरीर को और आप मेरे शरीर को क्यों देख पाते हैं? पृथ्वी तत्व की वजह से देख पाते हैं। इसके अलावा जो चारों तत्व हैं वो आपके आंखों से दिखते नहीं, है ना। जल भी नहीं दिखता है। जल आपको क्यों दिखता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह की वजह से दिखता है, अदरवाइज तो पानी ट्रांसपेरेंट होता है। तो जो प्राणमय कोश है वो भी आपको दिखता नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थ एलिमेंट नहीं है। जो आपका मनोमय कोश है वो भी आपको दिखता नहीं है, पर क्योंकि उसमें तेजस होता है, क्योंकि उसमें अग्नि होती है, और अग्नि कभी कभी जब ज्यादा प्रज्वलित होती है तो वो आंखों में विजिबल रेंज में आ जाती है। 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में आ जाता है उसका स्पेक्ट्रम, और आपको आंखों से दिख जाता है। तो अगर कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूत प्रेत देखे हैं, उन्होंने कुछ परछाइयां आकृति देखी हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा गप ही होगा। कभी कभी मनोमय कोश में रहने वाले ऐसे जीव जिनके पास अब फिजिकल बॉडी नहीं है, पर जो इस वायुमंडल में तैर रहे हैं और मनोमय कोश में है, वो कभी कभी रेयरली किसी को दिख भी सकते हैं, या आपने अंतर्दृष्टि वैसी पैदा कर ली है तो वो आपको दिख सकती है। और मनोमय कोश आपको कभी कभी दिख सकता है, प्राण में कोश दिख सकता है। तो ये आपका इस प्रकार से जो पांच तत्वों से शरीर बना है आपका। तो हम और आप जो इंटरेक्शन करते हैं, जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा कहीं नहीं जाती। हम मनोमय कोश में या विज्ञानमय कोश में या आनंदमय कोश में रहते हैं। केवल दो शरीर गिरते हैं, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, क्योंकि दोनों फिजिकल हैं। आपका वाटर भी फिजिकल है और आपका अर्थ भी फिजिकल है, बाकी चीजें फिजिकल नहीं है। जैसे वायु फिजिकल नहीं है, जैसे धूप फिजिकल नहीं है, जैसे आप सूर्य के प्रकाश को नहीं देख सकते, आप वायु को नहीं देख सकते, आप सूर्य को प्रकाश को नहीं देख सकते, आप सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुओं को देखते हैं, है ना। यू कैन सी द लाइटनिंग ऑब्जेक्ट्स, यू कैन नॉट सी द लाइट, प्रकाश नहीं दिखता है। ऐसे ही आप आकाश को नहीं देख सकते। तो ये जो सारे तत्व हैं जो नॉन विजिबल नॉन फिजिकल है, जब ये शरीर रहता है इन चीजों में तो हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते। आज हम सब लोग इस शरीर में हैं, पांच तत्वों के अन्न में कोश में हैं, तो हम एक दूसरे से बात भी कर पा रहे हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर्स हैं वो किस प्लेनेट से एसोसिएटेड रहते हैं। वैसे तो नंबर्स वैसे एसोसिएटेड नहीं है, जैसे हम देखते हैं आपकी एस्ट्रोलॉजी में सन की कुछ प्रॉपर्टीज है, नंबर वन की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो मैच करती हैं, आइडेंटिकल नहीं है। बट एक आइडिया हमें लगता है। अगर आप कोर एस्ट्रोलॉजर हैं तो आपको दिक्कत होगी न्यूमरोलॉजी के साथ थोड़ी सी, क्योंकि ये दोनों थोड़ी अलग चीजें हैं, पर आप रिलेट कर लेंगे तो आपको याद करना आसान रहेगा। नंबर वन की अगर बात करें तो नंबर वन सूर्य का नंबर है, नंबर टू चंद्रमा का नंबर है, नंबर तीन बृहस्पति का नंबर है, नंबर चार शुक्र का नंबर है, नंबर पांच मरकरी का है, नंबर छह मरकरी यानी बुध का है, छह नंबर आपका शुक्र का है, सात नंबर केतु का है, आठ नंबर शनि का है, और नौ नंबर मंगल का है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, और मोस्टली आपको ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। तो आपका जो नंबर एक है वो सन है, नंबर टू इज मून, नंबर थ्री इज जुपिटर, नंबर चार राहु, नंबर पांच मर्क्यूरी, नंबर सिक्स वीनस, नंबर आठ केतु, आठ नंबर सात केतु, नंबर आठ सैटर्न, एंड नंबर नाइन इज मार्स। तो ये जो नंबर्स हैं आपके, ये इन प्लेनेट्स के साथ में एसोसिएटेड है। ये हमारा पूरे टाइम में याद रखने वाली बात है और चलेगा।
इस स्टोरी के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी। ये एक स्टोरी है जो बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट सुनाते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। हालांकि कल जो मैंने स्टोरी बताई थी सृष्टि के क्रिएशन की स्टोरी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण स्टोरी है, पर इससे भी आपको ना याद रखना आसान होता है। शत्रु और मित्र नंबर आपस में कैसे हैं यह पहचानना आसान रहता है। इसमें आपका क्या आता है, जैसे नंबर इस स्टोरी की अगर बात करें तो इस स्टोरी में जो नंबर एक है वो राजा है बेसिकली, क्योंकि नंबर एक आत्मा है, कहानी यहीं से शुरू होती है। तो एक राजा है, और नंबर दो उसकी महारानी है जो उसको स्नेह भी बहुत करती है, जो उसे इमोशनली सपोर्ट भी करती है, जो सलाह भी देती है, और उसकी हर अच्छे बुरे समय में उसका साथ देती है। वो नंबर दो है महारानी। नंबर तीन उसके गुरु हैं, जिन्हें देखकर राजा अपनी गद्दी छोड़कर खड़ा हो जाता है और किसी भी कार्य में उनकी सलाह लेता है। नंबर तीन उसके राजगुरु हैं। नंबर चार एक महिला है जो राजा की गुप्तचर है। किसी भी समय ये महल में या दरबार में आ सकती है, इन्हें कोई द्वारपाल नहीं रोकता है, क्योंकि किसी भी राजा को अपना राजकाज चलाने के लिए जो सबसे बड़ा टूल है वो इंफॉर्मेशन का टूल है। आज तो हम इंफॉर्मेशन की ताकत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आने के बाद समझते ही हैं, मगर लड़ाइयाँ हथियारों की बजाय इंफॉर्मेशन से जीती जाती है। जिसके पास करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी द विनर। तो राजा जो चार नंबर राहु है, ये जो गुप्तचर है, ये राजा की जो स्पाई है, जो पूरी राज्य की खबर उसको लाकर देती है, जिसके लिए 24 घंटे द्वार खुला होता है, तो राजा को ये बड़ी प्रिय है। यही वजह है कि न्यूमरोलॉजी में एक और चार नंबर का जो कॉम्बिनेशन हो, कमाल का कॉम्बिनेशन होता है। पांच नंबर बेसिकली राजा का छोटा सा बेटा है, एक सुकुमार राजकुमार, गोरे रंग का घुंघराले बालों वाला बहुत छोटा सा बच्चा। इतना छोटा बच्चा कि जिसका जेंडर भी अभी डेवलप नहीं हुआ, जो भी लड़का या लड़की जैसी चीजों में नहीं आया है, किशोरावस्था में नहीं आया है जो अभी, ये एक सुंदर सा बच्चा है। और ये एक ऐसा बच्चा है जो किसी के महल में कहीं भी घुस जाता है, इसके लिए कोई मित्र और शत्रु नहीं है। तो ये बड़ा कमाल का नंबर है न्यूमरोलॉजी का, और स्टार नंबर है पांच नंबर, जिसे हम छोटे बच्चे से, युवराज से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये राजा का उत्तराधिकारी भी है, याद रहे। छह नंबर राजा की दूसरी पत्नी है, जिसे राजा कहीं से जीत कर लाए हैं। अत्यंत ही सुंदर ये स्त्री है, प्रेम से पूर्ण है, राजा को बहुत प्रेम करती है, और इसे सजना संवरना, अच्छे कपड़े पहनना, महलों में रहना, सुंदर चीजें इकट्ठी करना, ये सारी चीजें पसंद है। और अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये जो बच्चा है पांच नंबर वाला, वो छह नंबर का ही बच्चा है, मगर दो नंबर भी इस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह प्यार करती है। हालांकि दो और छह नंबर में थोड़ी ईर्ष्या भाव रहता है, क्योंकि वो एक ही राजा की दो पत्नियां हैं, तो थोड़ी सी उनमें ये ईर्ष्या की भावना रहती है। तो दो और छह का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। सात नंबर क्या है, एक राजा का जो खजाना देखते हैं उसके मुनीम है वो, और वो पुजारी भी है मंदिर के। मंदिर की पूजा करवाते हैं राजा को सुबह, और दिन में वो खजाने को देखते हैं। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म परायण है, जो किसी चीज में लिप्त नहीं है, जो निर्लिप्त हैं, और मनी मैनेजमेंट जिनका बहुत अच्छा है, और जो राजा के पुजारी भी है, पूजा भी कराते हैं राजा को। आठ नंबर क्या है, ये धायमा है राजा की। तो ये भी फीमेल नंबर हुआ, इसमें जितने भी इवन नंबर है उनको सबको फीमेल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ा कमाल का नंबर है, और ये न्याय अधिकारी भी है, ये जज भी है। तो एक नंबर को भी, राजा को भी जब न्यायालय में आना पड़ता है तो साधारण व्यक्ति की तरह खड़ा होना पड़ता है। इसलिए एक नंबर और आठ नंबर की जो जुगलबंदी है, जो कॉम्पेटिबिलिटी है, वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि आठ नंबर के यहाँ राजा भी आके अपने आप को उच्च का नहीं अनुभव करता है, और राजा को भी साधारण व्यक्ति की तरह खड़ा होना पड़ता है। नौ नंबर जो है वो सेनापति का नंबर है, वो सेवियर का, वो रक्षा करने वाले का नंबर है। और नौ नंबर जो है वो सेनापति, वो राजा के लिए उसकी बड़ी ही, एक तरीके से जैसे कटप्पा को आपने देखा था, कटप्पा सिंहासन के लिए जिस प्रकार से समर्पित था, वही समर्पण एक नंबर का, नौ नौ नंबर का एक नंबर के लिए होता है। तो एक और नौ नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़े कमाल का कॉम्बिनेशन है। और इसे जो सेनापति है वो राजा को प्रेम भी बहुत करता है, और वो सीमाओं की रक्षा करने में भी सक्षम है। तो इस प्रकार से इस पूरी कहानी को देख के हमें ये पता चलता है कि इस कहानी में किस नंबर का क्या कैरेक्टर है, और उसकी किस नंबर के साथ क्या कॉम्पेटेबिलिटी, क्या केमिस्ट्री है। एक दो बार आप इस कहानी को रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और जैसे ही आप इस कहानी को समझने लगते हैं, तो जब भी आपके पास कोई व्यक्ति आता है, चार पांच का आ गया, चार छह का आ गया, दो सात का आ गया, एक आठ का आ गया, नौ सात का आ गया,
तो आप इस कहानी से रिलेट करके ये देखें कि इन दोनों नंबर की आपस में केमिस्ट्री कैसी होगी, तो आपको चीजें 81 कॉम्बिनेशन रटने नहीं पड़ेंगे, इसी कहानी से वो कॉम्बिनेशन निकल आए। अब अगर आगे बात करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपने बेसिक कोर्स में कई बार देखी होगी, और ये हर किसी के लिए, चाहे तो आप कोर्स करने जा रहे हैं और चाहे आप दूसरों को कोर्स कराने जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आता है, ये सीक्वेंस आपको जरूर बनाना है। जो सीक्वेंस ये आप देख रहे हो, ये प्रकृति का बनाया हुआ सीक्वेंस है, ये काल पुरुष का सीक्वेंस है। कि जैसे कुंडली काल पुरुष की एक होती है, ऐसे ये काल पुरुष का सीक्वेंस है कि किस प्रकार से प्रकृति ने हमें ये दिया है। जैसे प्रकृति ने सबसे पहले क्या दिया है, आत्मा दी है, फिर उसने मन दिया, फिर उसने मन के बाद बुद्धि दी, बुद्धि के बाद महत्वाकांक्षा दी, महत्वाकांक्षा के बाद कम्युनिकेशन दिया, अपनी बात दूसरों को समझाने का तरीका बताया, फिर उसने हमारे अंदर प्रेम डाला ताकि हम एक जैसे रह सके, फिर उसने हमारे अंदर खोज की भावना डाली कि हम ये जाने कि हम कौन है, फिर उसने हमारे अंदर क्या चीजें डाली कि जीवन में हम मेहनत करें ताकि शरीर का पालन पोषण कर सके, और फिर उसने हमारे अंदर 9 नंबर डाला ताकि हम अपने शरीर की रक्षा करें, उसको निरोगी रख सकें, क्योंकि इस पृथ्वी पर अन्नमय कोश में जब हम हैं, तो हम जो भी काम करते हैं शरीर से कर सकते हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं शरीर से कर रहे हैं, हम स्वस्थ अगर हैं तो हमारे घर वालों के लिए भी हम कीमती हैं, हम में से कोई बीमार पड़ जाए तो शुरू में सब प्रेम दिखाएंगे, फिर धीरे धीरे हमसे बचने लगते हैं। कोई भी लंबे टाइम से तक बीमार व्यक्ति के समीप नहीं जाना चाहता। तो जब तक हमारा शरीर चल रहा है, तो तब तक सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे लिए, ये प्रैक्टिकल बात है, इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें चाहे कोई भी हो। तो 9 नंबर को भी इम्पोर्टेंस देना, उसका ध्यान रखना हमारे लिए उतना ही जरूरी है। तो ये एक नेचुरल सीक्वेंस था कि जो एक नंबर है, जो पहला नंबर है, ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपनी आत्मसम्मान का नंबर है, ये अपनी आइडेंटिटी का नंबर है, ये अपनी आत्मा का नंबर है। आपको जीवन में अपनी आत्मा को मारकर, आत्म स्वाभिमान को मार के कभी जीवन में कुछ प्राप्त अगर हो भी गया तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो एक नंबर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है सबके लिए। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर आपका कहने को माइंड है, मगर ये माइंड नहीं है, ये मन नहीं है, बेसिकली ये आपकी इमोशनल पावर है, ये आपकी भावनाएं हैं। आप देखें, दुनिया में सबसे सुंदर रिश्ता माँ का रिश्ता होता है, और दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो भावनाओं के रिश्ते हैं। और आदमी कितना भी महत्वाकांक्षी हो, आदमी कितना भी बड़ा वरियर हो, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट है, तानाशाह है, पर आप ये विश्वास करें, आप ये यकीन माने कि व्यक्ति के जो डिसीजंस आते हैं फाइनली वो हमेशा इमोशंस से आते हैं। वो कितना भी क्रूर व्यक्ति हो या कितना भी साधु व्यक्ति हो, अल्टीमेटली हम सारे डिसीजन, इस पृथ्वी पर इमोशन से बड़ी कोई पावर आज तक पैदा हुई नहीं है। तो 2 नंबर इतना महत्वपूर्ण नंबर है कि इमोशंस ही आदमी को इमोशंस बनाते हैं। अगर इमोशंस हमारे निकाल लिए जाएं तो हम एक रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं रह पाएंगे। 3 नंबर क्या है, 3 नंबर हमें सही और गलत का फर्क बताता है। ये हमारी बेसिकली क्या है, ये विजडम है। विजडम जैसे संस्कृत का शब्द है विद्याम, उसी से इंग्लिश का शब्द विजडम बना है। और ये विजडम जो है, ये इस चीज की बुद्धि नहीं है कि गणित का क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सोल्व कर लेते हो, या केमिस्ट्री की इक्वेशन कितनी जल्दी याद आ जाती है, या फिजिक्स के किसी रूल को आप कितनी जल्दी प्रूव कर सकते हो। ये विजडम ये नहीं है। ये विजडम ये है कि जब आप कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो जैसे ही कोई गलत कदम उठता है तो आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये गलत है, जहां तक ये ठीक था यहाँ पर ये गलत है। तो जब आप सही गलत का फर्क, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपके अंदर आती है, जब आप इस फर्क को समझते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, किस चीज का विरोध करना चाहिए, किस चीज के लिए चुप हो जाना चाहिए, तो ये जो चीज है 3 नंबर, जब ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपके अंदर आती है, तो ये विवेक की जो शक्ति है, यही आपको सही मायनों में व्यक्ति बनाती है। एक इंसान के अंदर जानवरों से यही अलग है, उनके अंदर इमोशंस भी होते हैं, पर उनके अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण नंबर है 3 नंबर। 4 नंबर की अगर बात करें, तो 4 नंबर हमारी एम्बिशंस को बनाता है, बताता है। दुनिया में जितनी भी मैन मेड चीजें हैं, चाहे वो मैन मेड चीजें आप देखो, आपके पास आजकल कार है, आपके पास घर है, आपके पास डिवाइसेज हैं, मोबाइल फोन है, आपके पास सोशल मीडिया के नाम पे बहुत ही ज्यादा चार्मिंग वर्चुअल वर्ल्ड्स हैं, ये सारी चीजें क्या है, बेसिकली ये
आपके 4 नंबर है। एक ऐसी चीज क्रिएट करना जो नेचर में नहीं मिलती है, ये 4 नंबर का एट्रीब्यूट होता है। कुछ इनोवेटिव सा ले जाना, कुछ ऐसी इमेजिनेशन कर देना जो एक टाइम पे इम्पॉसिबल लगती है। लोगों को लगता है कि ये किताबी बातें हैं, ख्याली बातें हैं, पर एक दिन 4 नंबर उसको सच कर दिखाता है। ठीक है, जैसे एक आदमी, आप यहाँ कोई अमेरिका में बैठ के क्लास ले रहा है, कोई कहीं पे बैठ के क्लास ले रहा है, आप 100 साल पहले किसी को बताते तो शायद ये एक कोई कहानी लगती, मगर 4 नंबर ने सब संभव कर दिया। तो 4 नंबर इनोवेशंस का और एम्बिशंस का नंबर है। आज की तारीख में मनुष्य जिस सभ्यता में रह रहा है, जो सभ्य बन के रह रहा है, वो सब 4 नंबर की देन है। तो ये बड़ा ही सुंदर सा नंबर है 4 नंबर, और ये थोड़ा शक्तिशाली नंबर है। इसे अगर आप ठीक से प्रयोग ना करें तो ये दुर्भाग्यपूर्ण भी हो जाता है। यही वजह है कि न्यूमरोलॉजिस्ट 4 नंबर से बहुत डरते हैं। मगर अगर आप इस घोड़े के ऊपर सवार होना सीख जाएं तो इसकी स्पीड जो जेट और रॉकेट की तरह है, ये आपके जीवन में कमाल के परिवर्तन लेके आती है। 5 नंबर की अगर बात करें, 5 नंबर इन अर्थों में महत्वपूर्ण है कि आपके कम्युनिकेशन को बताता है। आदमी अकेला एक ऐसा आदमी है, जीव है, जो जो मुस्कुरा सकता है, जो हंस सकता है, जो अपनी बात आंखों से दूसरों को बता सकता है, जो बोल के बता सकता है। तो 5 नंबर बड़ा सुंदर नंबर है, क्योंकि ये हमारे जो हमारे आपस में संबंध बनते हैं, जब हम जीवन में बोर नहीं होते, आत्महत्या नहीं करना चाहते, डिप्रेशन में नहीं जाते, क्योंकि हमारे चारों तरफ लोग हैं जिनसे हम बात करना चाहते हैं। मैं गाँव में देखता था कि बूढ़ा आदमी भी कभी, वहां ना 16 साल के बच्चे को ना 80 साल के बच्चे को ये पता ही नहीं था कि जीवन में डिप्रेशन किसे कहते हैं। डिवाइसेस नहीं थे उनके पास, कम्युनिकेशन था उनके पास। वो बैठते थे, शाम को विजडम की बातें करते थे। और मैं देखता हूँ कि मैं गांव में रहकर उनकी चौपाल चौपाल पे उनकी हुक्के भर के, उनको पानी पिला के, मैंने जीवन में जो विजडम ली ना उनके कम्युनिकेशन से, वो किसी किताब से नहीं मिल सकती। तो 5 नंबर सबसे महत्वपूर्ण नंबर है न्यूमरोलॉजी का, क्योंकि ये स्टेबिलिटी को भी बताता है। और मैंने कल बताया था 5 नंबर का कॉम्प्लीमेंट भी 5 नंबर ही होता है। तो न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले व्यक्ति के पास होना चाहिए 5 नंबर, यानी कि उसके पास ठिकाना है, उसके पास टॉप, जो ये पूरी न्यूमरोलॉजी की बिल्डिंग है इसको खड़ी करने के लिए जो मिडिल पिलर है वो क्या है, बेसिकली 5 नंबर है। तो 5 नंबर इसलिए स्टेबिलिटी के लिए, आपके लिए दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। तो 5 नंबर एक बहुत ही कमाल का नंबर है। 6 नंबर की अगर बात करें तो 6 नंबर क्या है, जब आप अपना पैसा कमाते हो, आप इतनी मेहनत करते हो, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। ये बेसिकली चारों एट्रीब्यूट्स में से काम वाला नंबर है। और ये प्रेम का भी नंबर है। यही काम ही आपको प्रेम देता है। ये लोगों से प्रेम, प्रकृति से प्रेम, फैमिली से प्रेम, अपने लोगों से प्रेम, तो ये सारी चीजें किससे आती हैं, 6 नंबर से आती हैं। बड़ा ही कमाल का प्रेम का नंबर है 6 नंबर। 7 नंबर क्या है, महत्वपूर्ण नंबर है, क्योंकि 7 नंबर आपको खोज का नंबर है, अनुसंधान का नंबर है, चीजों की बारीकी में जाने का नंबर है, डिटेलिंग में जाने का नंबर है, डिस्क्रिमिनेशन का नंबर है, अंदर झांकने का नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, डिटैचमेंट का नंबर है, मोक्ष का नंबर है, इस सवाल के ऊपर इन्वेस्ट करने का नंबर है कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। और ये मनी मैनेजमेंट का नंबर है, बड़े कमाल का नंबर है 7 नंबर। मनी मैनेजमेंट का नंबर है, मीन्स कि आप चाहे 1 रुपया कमाते हैं और चाहे आप 10 करोड़ कमाते हैं, तो आप उसमें से 20% हमेशा बचाते हैं। हम लोग क्या करते हैं आजकल, इन्वेस्ट करने के चक्कर में, थोड़ा सा हमें मार्केट में फायदा हो जाए तो अपना उधार लेके इधर उधर से, और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ के वो अथाह पैसा लगा देते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। ये जो कहानी है इसका मतलब है कि आपके पास 7 नंबर की कमी है, क्योंकि 7 नंबर आपको ये बताता है कि आपने चाहे मार्केट से 1 करोड़ कमाए हो, नौकरी से कमाए हो, जमीन बेच के कमाए हो, वो 20% उठाएगा और एक लोकर में डाल देगा। कुछ भी हो जाए 20% वो खर्च करेगा नहीं। और जब भी आप अपनी कमाई का 20-20-20% हमेशा बचाते हैं तो आप कभी नहीं डूबते। 7 नंबर यही मैनेजमेंट हमें समझाता है। आप ये ना समझे कि आपको पैसा कमा के देगा, पैसा कमा के आपको 5 और 6 नंबर ही देंगे, मगर इसको पैसा बचाना, कि कौन सा पैसा किस मद में कहाँ पे खर्च करना है, वो आपको 7 नंबर देता है। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर आपको हार्ड वर्क करने का एटीट्यूड देता है। मान लीजिए आपके पास सारे नंबर हैं लेकिन आप हार्ड वर्क नहीं करते हो। जो आदमी हार्ड वर्क नहीं करता वो लाइफ में सक्सेसफुल तो हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, वहां रुक नहीं पाता जहां वो पहुंचता है। किससे रुकेगा, 2 चीजों से रुकेगा। एक तो सेंस ऑफ जस्टिस से रुकेगा। आप कोई बड़ी कंपनी चलाते हैं,
आप कोई ग्रुप चलाते हैं, जब तक आप लोगों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं करोगे, अगर आप पक्षपात का व्यवहार करोगे तो आपकी टीम टूट जाएगी। तो हार्डवर्क और सेंस ऑफ जस्टिस, ये दो एक ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत ही उन्नति के रास्ते पे, अनुशासन में चलने में प्रेरित करती हैं। और बहुत ही सुंदर एट्रीब्यूट है 8 नंबर के। 8 नंबर भी न्यूमरोलॉजी का बड़ा भयानक नंबर है, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं इस नंबर से। मगर 8 नंबर है जो हार्डवर्क और सेंस ऑफ जस्टिस को आपके अंदर लेके आता है, और अगर इस नंबर को समझदारी के साथ प्रयोग किया जाए तो ये न्यूमरोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। 9 नंबर की अगर बात करें, तो जब हमें शरीर में बैठे, जैसे मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण नंबर क्या है, आपका शरीर है। आपका शरीर चल रहा है, आपके शरीर की रक्षा हो रही है, आपका शरीर आपके लिए काम कर रहा है, तो फिर आपका इस दुनिया में आने का फायदा है। तो तो ही आप इस दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सेवा करना चाहते हैं, शरीर के बिना नहीं कर पाएंगे। आप अगर कोई परिश्रम करना चाहते हैं, खूब सारा पैसा कमाना चाहते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, किसी चीज में नाम करना चाहते हैं, कोई लड़ाई लड़ना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो बिना शरीर के आप नहीं कर सकते। तो 9 नंबर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण नंबर है, क्योंकि आपको ये काम करने की शक्ति देता है, एक निरोग शरीर, एक स्वास्थ्य प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये नंबर हैं जिनके एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए। आपको क्या करना है, आप में से हर किसी को इन नंबर को सीक्वेंस में रख के मुझे भेजना है कि आपके लिए कौन सा नंबर महत्वपूर्ण है। कहता है भाई मेरे लिए 8 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद मैं किसी भी नंबर को दूंगा। एक आदमी कहता है नहीं नहीं भाई मेरे लिए तो स्पिरिचुअलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो 7 नंबर को सबसे ऊपर रखेगा। एक आदमी कहता है देखो मेरे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो वो 1 नंबर को सबसे ऊपर रखेगा। कोई कहता है कि नहीं मेरे लिए तो रिश्ते, भावनाएं सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर को ऊपर रखेगा। तो इस प्रकार से कोई कहता है नहीं मैं बहुत परेशान हो गया, इतने दिन हो गए लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, नौकरी मिलती छूट जाती है, बिजनेस जोड़ता हूँ खत्म हो जाता है, तो वो व्यक्ति 5 नंबर को सबसे ऊपर रखेगा। तो जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए तो हमेशा उसको ये सीक्वेंस बनाने के लिए बोले कि भाई इनमें से पहले सीक्वेंस बना दो। तो उस व्यक्ति की मेंटेलिटी, उस व्यक्ति की रिक्वायरमेंट आपको पता चलती है, और अपनी भी हमेशा बनाए। अपना ये सीक्वेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए।